हेलो एवरीवन। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम रॉल्ट लॉ के इम्पॉर्टेंट ग्राफ्स के बारे में डिस्कस करेंगे अंडर टू केसेस। याद कीजिए पिछले लेक्चर के अंदर मैंने रॉल्ट लॉ आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाया था, एज वेल एज उसके दोनों केसेस के बारे में हमने डिस्कस किया था। केस 1 के अंदर बच्चों हम लोगों ने क्या लिया था, एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट होता है, सॉल्वेंट हमारा वोलेटाइल ही है, लेकिन पहले केस में हमारा जो सॉल्यूट होता है वो नॉन वोलेटाइल होता है। और जो दूसरा केस लिया था मैंने, उसमें जो हमारा सॉल्यूट था दैट वाज वोलेटाइल इन नेचर। दोनों ही केस में हमने इक्वेशन डेराइव किए थे रॉल्ट लॉ का, और हमें उन्हीं इक्वेशंस के थ्रू ग्राफ्स को ग्राफिकली हमें उसको अंडरस्टैंड करना है कि ग्राफ्स किस तरह से उन दोनों केसेस के अंदर बनेंगे। एंड देन हम इस लेक्चर के अंदर आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन के बारे में भी डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहला केस आप लोग देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या दिया है, सोल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ये केस मैंने पिछले लेक्चर के अंदर आप लोगों को समझाया था। जिन बच्चों ने अभी तक नहीं देखा है एक बार सबसे पहले उसको देखिए, उसके बाद आपको आज का ये लेक्चर और भी अच्छे से समझ में आएगा। तो ए यहाँ पे बच्चों मैंने सॉल्वेंट ले लिया है और बी मैंने यहाँ पे सॉल्यूट को ले लिया है। सिंस हम पहले केस की बात कर रहे हैं जहाँ पे सॉल्यूट हमारा क्या है, नॉन वोलेटाइल है, तो सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल हो गया, सॉल्वेंट हमारा अभी भी वोलेटाइल है। मतलब ये ऐसा कोई सोल्यूशन होगा जिसमें दो कंपोनेंट है ए एंड बी, ए हमारा सॉल्वेंट है, बी हमारा सॉल्यूट है। तो यहाँ पे बच्चों इस कंटेनर के अंदर ये जो सोल्यूशन है हमारा, इसमें जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का, जिसको हम पी सोल्यूशन से इंडिकेट कर रहे हैं, दैट इज इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी, राइट। रॉल्ट लॉ का स्टेटमेंट ही क्या था कि अगर किसी सोल्यूशन के अंदर एक से ज़्यादा कंपोनेंट है तो ओवरऑल सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो सभी कंपोनेंट के वेपर प्रेशर के सम के बराबर होना चाहिए। नाउ सिंस हमने केस क्या लिया है बच्चों, सॉल्यूट यहाँ पे नॉन वोलेटाइल है, तो अगर सॉल्यूट बच्चों नॉन वोलेटाइल है तो इसका क्लियर मतलब ये है कि सॉल्यूट की वजह से कोई भी वेपर नहीं बनेगा। तो अगर वेपर ही नहीं बन रहा है तो वेपर प्रेशर हम सॉल्यूट के लिए बिल्कुल भी नहीं कहेंगे। तो पीबी की वैल्यू मैंने कितनी ले ली है बच्चों, 0 ले ली है। तो इस तरह से जो हमारा पी सोल्यूशन आ गया दैट इज इक्वल टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए, क्योंकि पी ए हमारा क्या है, पी ए यहाँ पे पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए है, मतलब सॉल्वेंट की वजह से कितना वेपर प्रेशर लगेगा। एंड अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट ऑफ रॉल्ट लॉ पी ए विल बी इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए होता है। ये सब कुछ हमने प्रूफ किया था अपने पिछले जो लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया था, उसमें पूरा मैंने रॉल्ट लॉ को डेराइव करके आप लोगों को बताया था, उसके स्टेटमेंट को मैथमेटिकल फॉर्म में। तो ये अगर नहीं रेफर किया है तो आप लोग एक बार अच्छे से रेफर कर सकते हैं। तो ये याद रखिए बच्चों, पी एस हमारा किसके बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा। अब इसी इक्वेशन को हम ग्राफिकल वे में रिप्रेजेंट करना चाहते हैं, तो ध्यान दीजिएगा बच्चों, यहाँ पे मैंने वेपर प्रेशर वर्सेस मोल फ्रैक्शन के बीच में ग्राफ को प्लॉट किया है। अब इस ग्राफ के अंदर बच्चों मैंने दो एक्सट्रीम पॉइंट लिया है, ये पॉइंट ए ले रही हूँ मैं, या फिर इसको कंफ्यूज ना हो जाए क्योंकि ए और बी हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट के लिए भी रिप्रेजेंटेशन किया है ना। तो लेट अस इस पॉइंट को पी ले लिया और इस पॉइंट को मैंने क्यू ले लिया। अगर पॉइंट पी की बात करें बेटा, तो मैंने पॉइंट पी पे क्या लिया है, एक्स ए की वैल्यू 0 और एक्स बी की वैल्यू 1, और पॉइंट क्यू पे क्या लिया है, एक्स ए की वैल्यू 1, एक्स बी की वैल्यू 0। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि पॉइंट पी से जब पॉइंट क्यू पे जाएंगे, मतलब अगर आप पी पॉइंट से क्यू पॉइंट पे जा रहे हैं तो आप देख सकते हैं कि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए कंटिन्यूअसली बढ़ता जाएगा, राइट। और 0 हमारा मिनिमम वैल्यू है मोल फ्रैक्शन ऑफ ए का, और मैक्सिमम वैल्यू उसका कितना हो सकता है, 1 हो सकता है। और अगर आप क्यू से पी की तरफ आएंगे तो आप देख सकते हैं कि बी का मोल फ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। क्यू पॉइंट पे वो 0 है और पी पॉइंट पे उसका वैल्यू 1 के बराबर है। और अगर इन बिटवीन पी और क्यू के बीच में कोई भी पॉइंट पे आप चले जाइए बच्चों, उस पॉइंट पे एक्स ए की वैल्यू भी नॉन ज़ीरो होगी और एक्स बी की वैल्यू भी नॉन ज़ीरो होगी। जैसे मान के चलिए मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, अगर सपोज यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 0.4 है तो ऑटोमेटिकली एक्स बी कितना होगा, 0.6 होगा। लेटर से यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू आपका 0.8 है तो इसका मतलब एक्स बी की वैल्यू कितना होगा, 0.2 होगा। तो इन बिटवीन पी एंड क्यू एक्स ए एंड एक्स बी की वैल्यू हमेशा नॉन ज़ीरो ही रहेगी, क्योंकि एक्स ए और एक्स बी का सम हमेशा किसके बराबर होना चाहिए बच्चों, एक्स ए और एक्स बी का सम हमेशा 1 के बराबर होना चाहिए, क्योंकि सोल्यूशन में दो ही कंपोनेंट है और दो कंपोनेंट अगर है तो दोनों का सम ऑफ मोल फ्रैक्शन विल बी ऑलवेज इक्वल टू 1। नाउ
अब देखो बच्चों, जो हमारा ए है, ए की वजह से वेपर प्रेशर डेवलप हो रहा है। ए की वजह से कितना प्रेशर डेवलप हुआ? ए की वजह से वेपर प्रेशर हमारा डेवलप हुआ है पी नॉट ए एक्स से, राइट। और जितना यहाँ पे सॉल्वेंट यहाँ पे वेपर प्रेशर एक्सर्ट कर रहा है सोल्यूशन में, मतलब इस सोल्यूशन का जो टोटल वेपर प्रेशर है बच्चों, वो सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट की वजह से आया है, क्योंकि सॉल्यूट का पार्टिकल तो नॉन वोलेटाइल है। मतलब मैं ये भी कह सकती हूँ कि जो पीए है वही हमारा पीएस के बराबर भी है, क्योंकि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो एक्चुअली में किसके वेपर प्रेशर के बराबर है? सॉल्वेंट के वेपर प्रेशर के ही बराबर है, क्योंकि सॉल्वेंट और सोल्यूशन आप यहाँ पे क्लियरली देख सकते हैं, पी बी हमारा ज़ीरो है, और अगर पी बी ज़ीरो है तो पी ए हमेशा पी एस के बराबर ही होगा। तो मैं ये लिख सकती हूँ पी एस इक्वल टू पी ए विच इज़ नथिंग बट इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। ओके, अब यहाँ पे आते हैं हम अपने दोनों एक्सट्रीम पॉइंट पे। अगर मैं बच्चों यहाँ पे पॉइंट P की बात करूं तो पॉइंट P पे गौर से देखिए, एक्स ए की वैल्यू 0 है, एक्स बी की वैल्यू 1 है। तो अगर बच्चों मैं यहाँ पे पॉइंट P पे आती हूँ तो एक्स ए हमारा कितना है? 0। तो आप देख सकते हैं अगर मैं यहाँ पे एक्स ए की वैल्यू 0 पुट कर दूँ तो 0 मल्टीप्लाइड बाई एनीथिंग विल बी 0 ओनली। तो यहाँ से हमें पी ए की वैल्यू कितना मिल जाएगा? 0 मिल जाएगा। मतलब ए की वजह से जो वेपर प्रेशर आपका डेवलप होगा सोल्यूशन के अंदर वो 0 हो गया। और सिंस आपका यहाँ पे बच्चों पीबी भी कितना है? पीबी की वजह से तो कोई भी आपका वेपर प्रेशर है नहीं, क्योंकि बी हमारा नॉन वोलेटाइल है। मतलब मैं ये कह सकती हूँ कि अंडर दिस पॉइंट, एट दिस पॉइंट पी, एक्स से अगर 0 है तो ए की वजह से भी कोई भी वेपर प्रेशर आपका डेवलप नहीं होगा, और बी की वजह से तो वैसे भी वेपर प्रेशर डेवलप नहीं हो रहा है। तो पी एस आपका कितना हो जाएगा? 0। तो यहाँ पे ये हमारा पॉइंट 0 है, ये इमेजिन कीजिए ओरिजिन है, तो यहाँ पे हमारा पी टोटल होगा। नाउ अगर हम पॉइंट क्यू की बात करें तो पॉइंट क्यू पे आप देख सकते हैं एक्स ए की वैल्यू 1 है और एक्स बी आपका 0 है, राइट। एक्स ए अगर 1 है बच्चों और एक्स बी अगर 0 है, इसका क्लियर मतलब क्या है कि बी का कोई भी पार्टिकल सोल्यूशन में नहीं है। आपके पास क्या है? प्योर ए का पार्टिकल है। तो अगर बच्चों मैं एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे 1 पुट कर दूँ तो मुझे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना मिलेगा? पी नॉट ए मिल जाएगा, क्योंकि एक्स ए तो हमारा 1 के बराबर है। मतलब एट पॉइंट क्यू हमारा जो वेपर प्रेशर है उसकी कुछ वैल्यू है, और वो कितनी वैल्यू ले रहा है? पी नॉट ए के बराबर ले रहा है। तो आप देखिए पॉइंट P पे 0 है, बट पॉइंट Q के ऊपर कितना है उसका वेपर प्रेशर? पी नॉट ए के बराबर है। पॉइंट P पे हमारा 0 क्यों आया? क्योंकि यहाँ पे पॉइंट P पे x से 0 है, तो x से 0 करने से पी एस आपका 0 हो गया। इसलिए यहाँ पे पॉइंट हमारा क्या है? 0 पॉइंट है। बट x से इक्वल टू 1 जब हम पॉइंट Q पे लेंगे तो यहाँ पे आपका पी एस किसके बराबर हो जाएगा? पी नॉट ए के बराबर हो जाएगा। नाउ अगर बच्चों यहाँ पे गौर से देखेंगे तो हमने वेपर प्रेशर को वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है, राइट। एक बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ग्राफ प्लॉट करना सिखाती हूँ। देखिए अगर मान के चलिए ये हमारा इक्वेशन क्या है? पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, राइट। मोल फ्रैक्शन हमने कहाँ पे प्लॉट किया है? वाई एक्सिस पे, सॉरी एक्स एक्सिस पे। मोल फ्रैक्शन को एक्स एक्सिस पे और वेपर प्रेशर को वाई एक्सिस पे। तो जहाँ वेपर प्रेशर है ना उसको वाई लिख दो, और मोल फ्रैक्शन कहाँ पे प्लॉट किया है बच्चों? एक्स एक्सिस पे, तो उसके सामने एक्स लिख दो, और एक्स के साथ हमेशा एम लिखना। तो यहाँ पे इक्वेशन आप देख सकते हो ये किसको रिजेंबल कर रहा है? y इक्वल टू एम एक्स को रिजेंबल कर रहा है। एंड y इक्वल टू एम एक्स बच्चों किसका इक्वेशन होता है? स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन होता है। दिस इज स्ट्रेट लाइन इक्वेशन। और अगर ये स्ट्रेट लाइन इक्वेशन है और आप देख सकते हो y इक्वल टू एम एक्स हमारा स्ट्रेट लाइन है पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, इसका मतलब ये जो हमारा इक्वेशन है बच्चों उसमें मैं क्लियरली कह सकती हूँ कि पॉइंट P पे हमारा वेपर प्रेशर 0 है, बट पॉइंट Q पे वेपर प्रेशर हमारा मैक्सिमम वैल्यू ले रहा है, क्योंकि P नॉट ए हमारा क्या है? दिस इज द प्योर वेपर प्रेशर एंड इट इज़ द हाइएस्ट वेपर प्रेशर ऑफ एनी सॉल्वेंट, राइट। अब यहाँ पे देखो, सिंस हमारा इक्वेशन y इक्वल टू एम एक्स को रिजेंबल कर रहा है तो हमें यहाँ पे एक स्ट्रेट लाइन मिलेगा पासिंग थ्रू दी ऑरिजिन, और ये जो लाइन हमारा होगा ये मिनिमम और मैक्सिमम पॉइंट को कनेक्ट करेगा। क्योंकि अगर बच्चों यहाँ पे हमारा पॉइंट P और पॉइंट Q के अलावा अगर मैं किसी और पॉइंट पे जाऊँगी, लेट से इस पॉइंट पे मैं मेजर करना चाहती हूँ, तो इस पॉइंट पे जो हमारा वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का, ये कुछ ये होगा, ये वाला पॉइंट होगा,
राइट। अगर मान के चलिए ये हमारा एक्स ए की वैल्यू यहाँ पे 0.5 है, तो एक्स बी भी यहाँ पे हमारा कितना होगा, एक्स बी भी हमारा 0.5 होगा। और इस कंडीशन पे जो हमारा वेपर प्रेशर होगा ये होगा, ये हमारा वेपर प्रेशर होगा, जो कि आप देख सकते हैं पी नॉट ए से हमेशा क्या आएगा, नीचे आएगा। अगर मैं इस पॉइंट पे निकालना चाहूँगी, इस पॉइंट पे लेट अस से इस पॉइंट पे हमारा एक्स ए की वैल्यू 0.3 है और एक्स बी की वैल्यू हमारा 0.7 है, तो आप देख सकते हैं कि करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर हमारा ये आ रहा है। मतलब जितना ज़्यादा सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन होगा, यहाँ देखिए जब सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.5 था तो वेपर प्रेशर लेट अस से ये हमारा P1 है, लेकिन जैसे हमने सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन 0.7 कर दिया विच इज़ हायर देन 0.5, आपका वेपर प्रेशर पहले से रिड्यूस हो चुका है क्योंकि P2 इज़ लोअर देन P1। कहने का मतलब है कि जैसे जैसे आपका सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, सोल्यूशन के मोल फ्रैक्शन कम होते जाएंगे, और जब सॉल्वेंट के मोल फ्रैक्शन कम होते चले जाएंगे, सॉल्यूट का मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कम होगा, और जब सॉल्वेंट के पार्टिकल सोल्यूशन में कम हो जाएंगे तो वेपर प्रेशर भी तो कम डेवलप होगा, क्योंकि सॉल्यूट की वजह से तो वेपर प्रेशर में कोई भी कंट्रीब्यूशन नहीं है, एज इट इज़ नॉन वोलेटाइल इन नेचर। नाउ अगर बच्चों में ये वाले पॉइंट पे इंडिकेट करूँ, लेट अस से इस पॉइंट पे मैं निकालना चाहती हूँ, तो आप देख सकते हैं P से Q की आने की तरफ, जब आप P से Q की तरफ आओगे तो X से आपका कंटिन्यूसली 0 से 1 की तरफ बढ़ता जा रहा है। तो लेट अस से इस पॉइंट पे X से हमारा 0.7 है, तो X भी हमारा अब 0.3 हो जाएगा। तो आप देखिए जैसे जैसे A का मोल फ्रैक्शन बढ़ता जाएगा, इसका करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर भी क्या होगा, बढ़ता जाएगा। बट हाईएस्ट वैल्यू कितना होगा, हाईएस्ट वैल्यू P नॉट ए होगा जब हमारा एक्स ए की वैल्यू किसके बराबर होगा बच्चों, 1 के बराबर। तो 0 और 1 के बीच में कोई भी मोल फ्रैक्शन अगर आप लेते हो, कोई भी कॉम्पोजिशन लेते हो, आपका जो वेपर प्रेशर होगा बच्चों वो हमेशा 0 से ज़्यादा होगा बट P नॉट ए से कम होगा। आप किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, लेट अस से मैं इस पॉइंट की बात कर रही हूँ, तो इस पॉइंट पे लेट अस से आपका एक्स ए की वैल्यू 0.1 है और एक्स बी आपका 0.9 है, तो आप देख सकते हैं कि वेपर प्रेशर अभी भी क्या है, 0 से तो ज़्यादा है लेकिन P नॉट ए से कम है। मतलब किसी भी पॉइंट पे अगर हम चले जाएंगे तो हमें हमेशा जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर मिलेगा वो 0 से ज़्यादा होगा बट P नॉट ए से कम होगा। मतलब सोल्यूशन का वेपर प्रेशर बच्चों हमेशा P और ये जो Q के करस्पॉन्डिंग वेपर प्रेशर हमें मिला है उनके बीच में ही लाई करेगा, ठीक है। और जैसे जैसे सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन आप बढ़ाते चले जाओगे P से Q की तरफ जाने के टाइम पे आप कंटिन्यूसली देखते जा रहे हो कि हमारा वेपर प्रेशर कंटिन्यूसली बढ़ता चला जाएगा और बढ़ते बढ़ते मैक्सिमम कौन से पॉइंट पे रीच करेगा, P नॉट ए पे रीच करेगा। तो ये हमारा है ग्राफ नंबर 1, जो कि हमने किस केस के लिए बच्चों डिफाइन किया है, एक ऐसे सोल्यूशन के लिए जिसमें आपका सॉल्यूट क्या है, नॉन वोलेटाइल है। सेकेंड हमारा सोल्यूशन है बच्चों जिसमें हमारा सॉल्यूट भी वोलेटाइल नेचर का है। मतलब यहाँ पे क्या होगा, जो टोटल वेपर प्रेशर आप निकालोगे उसमें सॉल्वेंट का तो कंट्रीब्यूशन होगा ही, बट अब यहाँ पे सॉल्यूट का भी कंट्रीब्यूशन होगा। तो P टोटल अब कैसे निकालेंगे, PA प्लस PB से। अब अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ PA हम कैसे निकालते हैं, P नॉट ए XA, और PB कैसे निकालते हैं, P नॉट B XB। ये ऑलरेडी हम प्रूव कर चुके हैं रॉल्ट लॉ के स्टेटमेंट को जब मैथमेटिकल फॉर्म में हमने लिखा था। अब देखिए मैंने यहाँ पे क्या किया है बच्चों, ये जो P टोटल है हमारा, जो सोल्यूशन का P टोटल इज नथिंग बट सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, उसको हमने मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट के टर्म्स में ही लिख दिया है। तो उसके लिए मैंने क्या किया, सिंस XA प्लस XB का जो सम होता है वो 1 के बराबर होगा, क्योंकि सोल्यूशन में 2 ही कंपोनेंट है, तो दोनों कंपोनेंट के मोल फ्रैक्शन का जो सम होगा वो तो 1 के बराबर होगा। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, जो सॉल्वेंट है बच्चों उसके मोल फ्रैक्शन को 1 माइनस XB लिख दिया। जो सॉल्वेंट है हमारा उसके मोल फ्रैक्शन को 1 माइनस सॉल्यूट के मोल फ्रैक्शन को लिख दिया, और मैंने यहाँ पे जाके उसको सब्सटीट्यूट कर दिया। आफ्टर सब्सटीट्यूशन व्हाट आई विल गेट, P नॉट A इंटू 1 माइनस XB प्लस P नॉट B इंटू XB। नाउ यहाँ पे मैंने क्या किया, ये जो ब्रैकेट है इसको एक्सपैंड कर दिया, तो P नॉट A माइनस P नॉट A XB प्लस P नॉट B XB। नाउ व्हाट आई हैव डन इज
कि यहाँ पे एक्स बी का टर्म कॉमन है बच्चों, तो मैंने एक्स बी के टर्म को कॉमन ले लिया। कॉमन लेने के बाद यहाँ क्या बचेगा, पी नॉट बी माइनस पी नॉट ए बचेगा, और ये वाला टर्म एज इट इज़ पी नॉट ए लिख दिया। तो आप देख सकते हैं कि जो हमारा टोटल वेपर प्रेशर है उसको मैंने एक्स बी के टर्म्स में यहाँ पे लिख दिया है, आफ्टर सब्सटीट्यूटिंग एक्स ए और आफ्टर रिप्लेसिंग एक्स ए विद 1 माइनस एक्स बी। नाउ इसी इक्वेशन को यूज़ करके बच्चों हम यहाँ पे इस ग्राफ को प्लॉट करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ भी मैंने दो एक्सट्रीम एंड लिया है। लेट अस से ये हमारा पॉइंट P है और ये हमारा पॉइंट Q है। अगर पॉइंट P पे आएंगे बच्चों तो आप देख सकते हैं एक्स बी हमारा 1 है और एक्स से यहाँ पे 0 है, और पॉइंट Q पे हमारा एक्स बी क्या है, 0 है, एक्स से इक्वल टू 1 है। सिंस बच्चों यहाँ पे हमने कौन सा केस लिया है, हमने ऐसा केस लिया है जहाँ पे सॉल्यूट भी अब वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी आपका वोलेटाइल है। तो ऑब्वियस सी बात है कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट अगर दोनों ही वोलेटाइल है तो दोनों की वजह से वेपर प्रेशर आपका जनरेट होगा। बट मैंने एक अजम्पशन लिया है यहाँ पे, अजम्पशन छोटा सा ये है कि सॉल्वेंट इज मोर वोलेटाइल देन सॉल्यूट। आप अपोजिट भी ले सकते हैं, सॉल्यूट इज मोर वोलेटाइल देन सॉल्वेंट, बट मैंने यहाँ पे इस ग्राफ को प्लॉट करने के लिए एक अजम्पशन ले लिया है कि A इज मोर वोलेटाइल देन B। अगर A ज़्यादा वोलेटाइल है तो A की वजह से ज़्यादा वेपर प्रेशर डेवलप होगा एज कम्पेयर टू B। तो बच्चों अगर मैं आपसे कहूँ कि व्हाट इज़ द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A, तो आप लिखोगे P नॉट A, क्योंकि P नॉट A हमारा क्या होता है, प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A होता है। ये सब कुछ मैंने एक्सप्लेन किया है रॉल्ट लॉ वाले जो लेक्चर मैंने प्रोवाइड किया है उसमें सब कुछ एक्सप्लेन किया है। तो P नॉट A हमारा क्या होता है, दिस इज द प्योर वेपर प्रेशर ऑफ A। और P नॉट B क्या होता है बच्चों, P नॉट B इज नथिंग बट प्योर वेपर प्रेशर ऑफ B होता है। अगर मैंने ये अजम्पशन लिया है कि A इज मोर वोलेटाइल देन B, मोर वोलेटाइल देन B, दैट मीन्स ये क्लियरली होगा कि P नॉट A इज ग्रेटर देन P नॉट B, क्योंकि अगर A ज़्यादा वोलेटाइल है तो A की वजह से जो वेपर प्रेशर आएगा वो भी तो B के वेपर प्रेशर से काफ़ी ज़्यादा होगा। तो ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है आप कि P नॉट A क्या है, P नॉट B से ज़्यादा होगा, क्योंकि हमने ये अजम्पशन माना है कि A इज़ मोर वोलेटाइल देन B। अगर हमने ये माना होता कि B इज़ मोर वोलेटाइल देन A तो हम P नॉट B को क्या करते बच्चों, P नॉट A से ज़्यादा ले लेते। चलिए अब आते हैं हम अपने ग्राफिकल पॉइंट के ऊपर। सबसे पहले देखिए, अगर बच्चों यहाँ पे A के पार्शियल प्रेशर की बात करें तो A की वजह से पार्शियल प्रेशर कितना डेवलप होगा, पार्शियल वेपर प्रेशर डेवलप होगा P नॉट A एक्स ए के बराबर, और B की वजह से कितना वेपर प्रेशर आपका डेवलप होगा, P नॉट B एक्स बी के बराबर। अब गौर से देखिए, अगर पॉइंट P की बात करें तो पॉइंट P पे एक्स बी आपका 1 है और एक्स से आपका 0 है। अगर एक्स ए की वैल्यू यहाँ मैं 0 पुट कर दूंगी तो 0 मल्टीप्लाइड बाय P नॉट ए विल बी 0 ओनली। मतलब इस पॉइंट पे पॉइंट P पे A की वजह से बिल्कुल भी वेपर प्रेशर आपका डेवलप नहीं होगा। सिर्फ किसकी वजह से डेवलप होगा, B की वजह से, क्योंकि B का मोल फ्रैक्शन 1 है। अगर एक्स बी में 1 डाल दूंगी बेटा तो पी बी हमारा कितना वेपर प्रेशर डेवलप करवाएगा, P नॉट B। अब PS क्या होता है, PS इज नथिंग बट PA प्लस PB। तो अगर मैं सोल्यूशन के वेपर प्रेशर की बात करूं एट अ पॉइंट P, तो आप देखिए PB की वजह से PB की वजह से कितना वेपर प्रेशर आपका डेवलप हो रहा है, P नॉट B, क्योंकि XB को 1 डालते ही PB हमारा P नॉट B के बराबर हो जाएगा। और PA की वजह से कितना होगा, 0, क्योंकि X से यहाँ पे पॉइंट P पे 0 है तो यहाँ 0 डालते ही PA आपका 0 हो जाएगा। मतलब एट पॉइंट P जो हमारा टोटल सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है वो किसके बराबर है, P नॉट B के बराबर है। लेट अस से P नॉट B इस पॉइंट पे आ रहा है, दिस इज आवर पॉइंट B, दिस इज पॉइंट PB, ठीक है। तो ये हमारा P नॉट B का पॉइंट है। अब आते हैं पॉइंट नंबर Q पे। पॉइंट नंबर Q पे बच्चों XB हमारा 0 है, तो अगर यहाँ XB को 0 कर देंगे, इस पॉइंट पे अगर XB 0 हो जाएगा तो इसको 0 करते ही PB आपका कितना हो जाएगा, 0। और पॉइंट Q पे X से हमारा 1 है, तो अगर X से यहाँ 1 कर दोगे तो PA आपका P नॉट A के बराबर हो जाएगा। तो PS कितना होगा, PA प्लस PB, फिर से जहाँ पे PB की वजह से अब 0 आएगा और PA हमारा P नॉट A आ जाएगा। बट यहाँ पे जस्ट हमने अभी क्या कहा था, हमने कहा था कि P नॉट A इज ग्रेटर देन P नॉट B। मतलब जितना हमारा ये अगर हमारा बच्चों P नॉट B है, ये हाइट हमारा P नॉट B है, तो P नॉट A क्या होना चाहिए, इस हाइट से ज़्यादा होना चाहिए। मतलब मान के चलिए यहाँ पे कुछ मैंने पॉइंट
पी नॉट ए ले लिया। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ए का जो वेपर प्रेशर मैंने लिया है प्योर फॉर्म में, वो बी के प्योर वेपर प्रेशर से कहीं ज़्यादा लिया है। तो ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट सबको समझ में आ गया होगा। पॉइंट पी पे ए की वजह से कोई भी वेपर प्रेशर डेवलप नहीं होगा क्योंकि मोल फ्रैक्शन ऑफ ए हमारा 0 है। और पॉइंट क्यू पे बच्चों क्या है, पॉइंट क्यू पे हमारा ए की वजह से ही प्योर वेपर प्रेशर जनरेट होगा क्योंकि बी का कोई भी पार्टिकल पॉइंट क्यू पे नहीं है। लेकिन अगर मैं बच्चों पी और क्यू के बीच में कोई भी पॉइंट पे चली जाऊं तो हमें जो वेपर प्रेशर मिलेगा सोल्यूशन का वो पी नॉट बी से तो ज़्यादा होगा बट पी नॉट ए से कम होगा। मतलब कहने का ये है, जैसे याद कीजिए यहाँ पे अभी हमने थोड़ी देर पहले ही पढ़ा था कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इन बिटवीन पी एंड क्यू हमेशा पी नॉट ए से तो कम होगा बट पी से क्या होगा, मतलब इस पॉइंट से क्या होगा, 0 से हमेशा ज़्यादा होगा। उसी तरह से यहाँ पे एक्सट्रीम पॉइंट हमारे कौन कौन है, पी नॉट बी एंड पी नॉट ए। तो अगर आप पी और क्यू के बीच में किसी भी पॉइंट पे चले जाइए, लेट अस से मैं इस पॉइंट पे जा रही हूँ, इस पॉइंट पे मैं मेजर करना चाहती हूँ कि सोल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना है। तो इस पॉइंट पे वेपर प्रेशर जो सोल्यूशन का होगा वो पी नॉट बी से तो हमेशा ज़्यादा होगा बट पी नॉट ए से हमेशा कम होगा। मतलब सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर है वो हमेशा क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू से कम होता है बट मिनिमम वैल्यू से ज़्यादा होता है। और ये सब कुछ मैंने आप लोगों को बहुत ही डिटेल में समझाया है जब रॉल्ट लॉ के दोनों केसेस को हमने डिस्कस किए थे पिछले लेक्चर के अंदर। तो अगर आपको नहीं पता चल रहा है बच्चों कि क्यों मैं ऐसा बोल रही हूँ कि आपका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पी नॉट ए से कम होगा और पी नॉट बी से ज़्यादा होगा, तो आप प्रीवियस लेक्चर को रेफर कर सकते हैं जहाँ पे मैंने रॉल्ट लॉ के दोनों केसेस को मैथमेटिकली पूरा डेराइव किया था। नेक्स्ट थिंग, अब यहाँ पे बच्चों हम ग्राफ्स के ऊपर चले जाते हैं। तो सबसे पहले गौर से देखिए, सबसे पहले मैं पी ए इक्वल टू किसके बराबर है, पी ए हमारा इक्वल है पी नॉट ए एक्स ए के बराबर। अब इस ग्राफ को भी मैं एग्जैक्टली कंपेयर कर सकती हूँ प्रीवियस ग्राफ के साथ, जो प्रीवियस केस में मैंने आप लोगों को समझाया था। याद कीजिए, जो हमारा पी एस इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए था, उसमें मैंने क्या कहा था, जो एक्स ए है हमारा बच्चों, एक्स ए यहाँ पे मैंने एक्स ले लिया था क्योंकि हमने मोल फ्रैक्शन को एक्स एक्सिस पे प्लॉट किया था, और पी एस को मैंने कहाँ लिया था, वाई एक्सिस पे, क्योंकि वेपर प्रेशर को मैंने वाई एक्सिस पे प्लॉट किया है। अब ध्यान दीजिए बच्चों, अगर मैं ए के वेपर प्रेशर को मोल फ्रैक्शन ऑफ ए के साथ रिलेट करूं, सिर्फ आप थोड़ी देर के लिए इग्नोर कीजिए कि सोल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या है, ए का पार्टिकल है, बी का कोई भी पार्टिकल नहीं है। तो आप देखिए, जैसे जैसे पी से क्यू की तरफ आप जाएंगे, ए का मोल फ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। थोड़ी देर के लिए बी के पार्टिकल को इग्नोर कर देते हैं, सिर्फ ए के पार्टिकल को कंसीडर करते हैं। तो जैसे जैसे पी से क्यू की तरफ आप जाएंगे, ए का मोल फ्रैक्शन कंटिन्यूअसली बढ़ता जा रहा है। जैसे जैसे मोल फ्रैक्शन ऑफ ए बढ़ता चला जाएगा, पी ए की वैल्यू भी बढ़ती चली जाएगी, राइट। और अगर एक्स ए की वैल्यू हम 1 पुट कर देंगे पॉइंट क्यू पे, तो पी ए की वैल्यू मैक्सिमम हो जाएगी पी नॉट ए के बराबर। तो अगर मैं बच्चों यहाँ पे ये y एक्सिस को मान लूँ कि ये वेपर प्रेशर ऑफ A है, तो इसको मैं y ले लेती हूँ। और x ए कहाँ पे लिखा है हमने, x एक्सिस पे, तो इसके सामने x लिख लीजिए और x के साथ m। तो आप देख सकते हैं इक्वेशन y इक्वल टू mx को रिजेंबल कर रहा है। मतलब ये जो पॉइंट P है हमारा, इस पॉइंट से 0 पॉइंट से ये P नॉट A तक आने के लिए ग्राफ हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा पासिंग थ्रू दी ओरिजिन। तो इक्वेशन हमारा, ग्राफ हमारा कुछ इस तरह का होगा बच्चों। ये हमारा स्ट्रेट लाइन है। ये इक्वेशन किसके लिए है, दिस इज फॉर पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, क्योंकि कंटिन्यूसली आप देख सकते हैं जैसे जैसे एक्स ए की वैल्यू बढ़ती जाएगी 0 से 1 की तरफ, वैसे वैसे पी ए भी आपका बढ़ता जाएगा। और ये किस तरह से बढ़ रहा है, लीनियरली बढ़ रहा है, क्योंकि इक्वेशन आपका y इक्वल टू एम एक्स को रिजेंबल कर रहा है। तो इसका मतलब है बच्चों कि अगर मैं P पॉइंट से Q पॉइंट के बीच में कोई भी पॉइंट ले लूँ, लेट अस से इस पॉइंट पे मैं वेपर प्रेशर मेजर करना चाहती हूँ A का, तो आप देखिए इस पॉइंट पे जो वेपर प्रेशर हमारा होगा वो क्या होगा, 0 से ज़्यादा बट P नॉट A से कम। तो इसलिए मैंने क्या कहा था कि इन बिटवीन अगर हम कोई भी पॉइंट पे मेजर करेंगे, मैक्सिमम से कम होगा बट मिनिमम से हमेशा ज़्यादा होगा। ये मिनिमम पॉइंट क्या इंडिकेट कर रहा है,
ये पॉइंट इंडिकेट कर रहा है जब एक्स ए की वैल्यू 0 है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ किसके ग्राफ को प्लॉट कर रही हूँ, ए के ग्राफ को, ठीक है, क्योंकि मैंने अभी क्या माना था थोड़ी देर पहले कि बी का कोई भी पार्टिकल सोल्यूशन में नहीं है। उसी तरह से बच्चों इमेजिन करो थोड़ी देर के लिए कि बी का कोई भी पार्टिकल सोल्यूशन में नहीं है। तो जब बी का कोई भी पार्टिकल सोल्यूशन में नहीं होगा, ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ ए का कोई भी पार्टिकल हमारा सोल्यूशन में नहीं है। तो अगर ए का कोई भी पार्टिकल सोल्यूशन में नहीं है तो हमें सिर्फ मान के चलना पड़ेगा कि सिर्फ बी का पार्टिकल है। तो अब देखिए जैसे जैसे क्यू से आप पी की तरफ आएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका बढ़ता जा रहा है। हम सॉल्वेंट को इग्नोर कर रहे हैं अभी थोड़ी देर के लिए, हम सिर्फ सॉल्यूट के पार्टिकल को कंसिडर कर रहे हैं। तो जैसे जैसे क्यू से आप पी की तरफ आएंगे, मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका बढ़ता जा रहा है। अगर मोल फ्रैक्शन ऑफ बी आपका बढ़ेगा बच्चों, तो इसका मतलब क्या है, अगर एक्स बी बढ़ेगा, एक्स बी बढ़ाओगे तो पी बी भी बढ़ता जाएगा। और ये भी हमारा इक्वेशन किसको रिजेंबल कर रहा है, y इक्वल टू एम एक्स को। मतलब ये जो हमारा पॉइंट Q है, उस पॉइंट Q से P नॉट B तक जाने के लिए जो हम ग्राफ प्लॉट करेंगे, ये भी ग्राफ हमारा क्या होगा, स्ट्रेट लाइन होगा। दिस ग्राफ इज ऑल्सो स्ट्रेट लाइन, ठीक है। क्यों ये ग्राफ बच्चों हमारा स्ट्रेट लाइन है, क्योंकि ये भी हमारा क्या है, y इक्वल टू एम एक्स वाले इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है। तो मैंने जो ब्लैक कर्व लिया है, जो ब्लैक लाइन मैंने यहाँ पे लिया है स्ट्रेट लाइन, वो एक्चुअली में किसके इक्वेशन को रिजेंबल कर रहा है बच्चों, किसके इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, ए के पार्शियल प्रेशर को इंडिकेट कर रहा है। और जो रेड वाला स्ट्रेट लाइन लिया है वो किसको इंडिकेट कर रहा है, बी के पार्शियल वेपर प्रेशर को किस तरह से मोल फ्रैक्शन के साथ रिलेट किया जा रहा है, उसको रिजेंबल कर रहा है। नाउ अब अगर हम सोल्यूशन की बात करें बच्चों, तो जैसा कि अभी मैंने आप लोगों को कहा कि जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा वो हमेशा कहाँ पे लाई करेगा। अभी जस्ट देखिए मैंने क्या कहा था, मैंने कहा था कि जो PS की वैल्यू होगी, जो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा, वो मिनिमम P नॉट B से तो हमेशा ज़्यादा होगा, बट P नॉट A से हमेशा कम होगा। मतलब इन दोनों पॉइंट को अगर हम कनेक्ट कर दें, तो इन पॉइंट को कनेक्ट करने से जो हमारा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर होगा उसको हम कैलकुलेट कर पाएंगे। जैसे बच्चों अगर मान के चलिए मुझे इस पॉइंट पे जाके, इस करस्पॉन्डिंग पॉइंट पे लेटर से मुझे सोल्यूशन का वेपर प्रेशर पता लगाना है ये पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे सॉल्यूट कितना है और सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन कितना है, पहले हमें ये पता होना चाहिए। लेटर से मैंने XA की वैल्यू 0.2 ले ली और XB की वैल्यू ऑटोमेटिकली 0.8 हो जाएगी। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे बच्चों, इस पॉइंट पे अगर हमें P टोटल निकालना है तो P टोटल हमारा कितना है, देखिए यहाँ पे P टोटल हमने कितना निकाला था, इट इज इक्वल टू P नॉट A XA प्लस P नॉट B XB हो जाएगा। तो P नॉट A की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दी होगी, P नॉट B की वैल्यू भी हमें क्वेश्चन में दी होगी। XA हमें यहाँ से पता चल गया है कि 0.2 है, XB हमें 0.8 दिया है। हम इस पॉइंट पे जाके टोटल वेपर प्रेशर निकाल लेंगे। उसी तरह से लेटर से मुझे इस पॉइंट पे निकालना है, सपोज मुझे कहा है कि इस पॉइंट पे जाके निकालिए कि कितना वेपर प्रेशर आपका सोल्यूशन का डेवलप हुआ है। तो हम इस पॉइंट के लिए सबसे पहले कितना मोल फ्रैक्शन A और B का है वो हमें पता चल जाएगा यहाँ से ग्राफ से। और जैसे ही हमें A और B का मोल फ्रैक्शन पता चल गया, हम फिर से इस इक्वेशन में पुट करेंगे, हमें P टोटल की वैल्यू मिलेगी। तो आप किसी भी पॉइंट पे चले जाइए बच्चों, इस पॉइंट पे जाओ या फिर इस पॉइंट पे मेजर करो या फिर इस पॉइंट पे मेजर करो, वो सारे वैल्यू जो होगा बच्चों सोल्यूशन का वेपर प्रेशर का, वो हमेशा P नॉट A से कम होगा बट P नॉट B से हमेशा ज़्यादा होगा। कहने का मतलब ये है कि सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होता है वो मैक्सिमम प्योर वेपर प्रेशर से तो कम होता है बट मिनिमम प्योर वेपर प्रेशर से हमेशा ज़्यादा होता है। तो ये ओवरऑल हमारा 2 ग्राफ्स हैं बच्चों जो आप लोगों को ध्यान में रखना है। और ये जो ग्राफ्स मैंने बनाया है ये उन 2 केसेस में बनाया है जहाँ पे रॉल्ट लॉ आपका ओबे हो रहा है। मतलब केस नंबर 1 के अंदर भी रॉल्ट लॉ आपका ओबे हो रहा है और केस नंबर 2 के अंदर भी आपका रॉल्ट लॉ ओबे हो रहा है। और कौन से सोल्यूशन रॉल्ट लॉ को ओबे करते हैं ये मैंने आप लोगों को पिछले लेक्चर के अंदर बताया था, दैट इज नॉन आइडियल सोल्यूशन। ये ध्यान रखिएगा बच्चों, नॉन आइडियल सोल्यूशन जो होते हैं वही रॉल्ट लॉ को ओबे करते हैं। ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन ही रॉल्ट लॉ को ओबे करते हैं। मतलब ये जो दोनों ग्राफ आपका है बच्चों, ये सिर्फ और सिर्फ आपका नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होगा।
ठीक है, नॉन आइडियल सोल्यूशन के लिए ही एप्लीकेबल होगा। पहला वाला ग्राफ केस 1 में जब सॉल्यूट हमारा नॉन वोलेटाइल होता है, और दूसरा वाला ग्राफ आपका केस 2 में जहाँ पे सॉल्यूट आपका वोलेटाइल नेचर का होता है। तो बच्चों आप लोगों को मैंने ग्राफ्स पूरे समझा दिए हैं। अगर कभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ग्राफिकल क्वेश्चन आएगा तो आप इसको ईजिली अब बना पाएंगे। तीसरा यहाँ पे हमारा जो टॉपिक है बच्चों, दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, क्योंकि हर बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशंस के ऊपर क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो सबसे पहले आइडियल एंड नॉन आइडियल सोल्यूशन का मतलब क्या होता है, क्या क्या डिफरेंसेस होते हैं, उनको एक बार अच्छे से अंडरस्टैंड करते हैं। तो आइडियल सोल्यूशन बच्चों ऐसे सोल्यूशन को कहा जाता है जो रॉल्ट लॉ को ओबे करता है। जैसे अभी हमने डिस्कस किया बच्चों, रॉल्ट लॉ क्या होता है। रॉल्ट लॉ का मतलब है कि अगर मान के चलिए सोल्यूशन में आपके पास एक से ज़्यादा वोलेटाइल कंपोनेंट है, तो जो हमारा पार्शियल वेपर प्रेशर होगा किसी भी कंपोनेंट का, दैट इज ऑलवेज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ दैट कंपोनेंट इन द सोल्यूशन मल्टीप्लाइड बाय प्योर वेपर प्रेशर ऑफ दैट कंपोनेंट। मतलब अगर पी ए की वैल्यू निकालना है तो पी नॉट ए एक्स ए के बराबर होगा, और पी बी की वैल्यू निकालना है तो पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होगा। ठीक है, तो ये स्टेटमेंट हमारा रॉल्ट ने दिया था। तो अगर कोई सोल्यूशन बच्चों रॉल्ट लॉ को हर कंडीशन में सेटिस्फाई करता है, मतलब हर टेम्परेचर पे सेटिस्फाई करता है, हर कंसंट्रेशन पे सेटिस्फाई करता है, मतलब सोल्यूशन का कंसंट्रेशन कोई भी हो, लेकिन अगर आपका हर कंसंट्रेशन पे, हर टेम्परेचर पे अगर आपका कोई भी सोल्यूशन रॉल्ट लॉ को ओबे कर रहा है, तो आप लोग समझ लेना कि सोल्यूशन आपका क्या है, आइडियल है। लेकिन अगर आपका रॉल्ट लॉ नहीं ओबे हो रहा है तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन हमारा नॉन आइडियल है। नॉन आइडियल के अंदर मेरे पास दो ऑप्शन है, एक होता है पॉजिटिव डेविएशन जो रॉल्ट लॉ से पॉजिटिवली डेविएटेड है, और एक ऐसा सोल्यूशन है जो रॉल्ट लॉ से नेगेटिवली डेविएटेड है। ये पॉजिटिव डेविएशन या नेगेटिव डेविएशन का एक्चुअल मतलब क्या है उसको हम आगे जाके यहाँ पे ही समझेंगे। पॉइंट नंबर 2, इसको अब बच्चों बहुत ही अच्छे से समझिएगा। देखिए, जैसे मान के चलिए अभी जो हमने केसेस ली थी, अगर आप लोग समझ चुके होंगे तो ये ग्राफ और ये सारी चीज़ें आप लोगों के लिए समझना काफ़ी इजी हो जाएगा। अभी हमने क्या केस लिया था बच्चों, लेट अस से ए और बी हमारे पास दो कंपोनेंट है। ए की वजह से भी वेपर प्रेशर है, बी की वजह से भी वेपर प्रेशर है, मतलब दोनों ही यहाँ पे वोलेटाइल है। मतलब मैं किस केस की बात कर रही हूँ, मैं केस नंबर 2 की बात कर रही हूँ, जहाँ पे सॉल्यूट भी वोलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वोलेटाइल है। तो आप देख सकते हैं कि ग्राफ आपका कुछ ऐसा आ रहा है, स्ट्रेट लाइन आ रहा है, राइट। तो आप देखिए कि यहाँ पे भी जो ग्राफ मैंने बनाया है एग्जैक्टली ऐसा ही बनाया है जो अभी मैंने आप लोगों को सिखाया था ऊपर। ठीक है, तो ये बच्चों जो ग्राफ मैंने बनाया था, तो उसमें ही मैंने अभी क्या कहा था कि ये आपको तब लगाना है कि जब हमारा सोल्यूशन कैसा होगा, नॉन आइडियल होगा। चाहे केस 1 की बात करें या केस 2 की बात करें, ये ग्राफ आपका तभी बनेगा जब सोल्यूशन हमारा आइडियल नेचर का होता है। अब देखो, अगर मान के चलिए सोल्यूशन में दो कंपोनेंट है, तो दो कंपोनेंट अगर है बच्चों, तो अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ ए का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नॉट ए एक्स ए के बराबर, और बी का पार्शियल वेपर प्रेशर किसके बराबर होगा, पी नॉट बी एक्स बी के बराबर। तो अगर मैं पी टोटल आपसे पूछूं तो आप कितना कहोगे, पी टोटल विल बी इक्वल टू सम ऑफ द पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए एंड बी। तो पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। तो अगर कोई सोल्यूशन बच्चों इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है तो समझ लेना कि आपका जो सोल्यूशन है वो कैसा है, आइडियल सोल्यूशन है। बट अगर कोई ऐसा सोल्यूशन है बच्चों जिसका टोटल वेपर प्रेशर पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के सम से ज़्यादा आता है, मतलब आपने क्या किया, लेट अस से आपको पी नॉट ए एक्स ए दिया था और आपको पी नॉट बी एक्स बी, ये सारे वैल्यूज़ आपको दिए हैं। मतलब अगर मान के चलिए पी नॉट भी दिया है, पी नॉट ए भी दिया है, एक्स ए भी दिया है, एक्स बी भी दिया है, तो आप सबसे पहले क्या करो, आप सबसे पहले पी टोटल निकाल लो। पी टोटल कैसे निकालोगे आप, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी से निकालोगे। ठीक है, अगर ये वैल्यू बच्चों लेट अस से आपका कैलकुलेट करने पे 200 टॉर आता है, लेट अस से मैंने क्या कहा, मैंने पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स ए एक्स बी सब कुछ आपको दिया है, और फिर मैंने बोला कि पहले आप उसका पी टोटल निकालिए अकॉर्डिंग टू रॉल्ट लॉ। तो रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग पी टोटल हम कैसे निकालते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। सपोज ये वैल्यू हमारा 200 टॉर आया कैलकुलेट करने के बाद, बट जब सेम सोल्यूशन का, कौन से सोल्यूशन का, जिसमें ए और बी है, जब इस सेम सोल्यूशन का वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली जब आपने निकाला होगा
तो वहाँ पे वेपर प्रेशर बच्चों इस 200 टॉर से ज़्यादा आया होगा। मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसका एक्चुअल वेपर प्रेशर, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर, कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा आता है। मतलब रॉल्ट लॉ के फॉर्मूले को अप्लाई करके जो हम वेपर प्रेशर निकालते हैं, अगर उससे आपका वेपर प्रेशर एक्सपेरिमेंटली ज़्यादा आता है तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन आपका क्या है बच्चों, रॉल्ट लॉ को ओबे नहीं कर रहा है। क्योंकि रॉल्ट लॉ को अगर ओबे करता तो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर और कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर हमेशा बराबर आता। मतलब जितना आपने कैलकुलेट करके वेपर प्रेशर निकाला है, अगर एक्सपेरिमेंट करके भी आपको वही वेपर प्रेशर मिलेगा सोल्यूशन का, तब हम कहेंगे कि आपका सोल्यूशन रॉल्ट लॉ को ओबे कर रहा है। बट अगर आपका एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर बच्चों इस थ्योरेटिकल, इस कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा आता है तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन हमारा रॉल्ट लॉ से पॉजिटिवली डेविएटेड है। ठीक है, तो P टोटल हमेशा क्या होगा बच्चों, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी के सम से ज़्यादा होता है पॉजिटिव डेविएशन के केस में। सेकेंड थिंग, इसी तरह से देखिए, अगर मैं A की बात करूँ, बस इस कंपोनेंट की बात करूँ, सिर्फ A कंपोनेंट की, तो रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग PA की वैल्यू किसके बराबर आनी चाहिए थी, P नॉट ए एक्स ए के बराबर आनी चाहिए थी, राइट, P नॉट ए एक्स ए के बराबर। लेकिन अगर बच्चों में यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ A के सोल्यूशन का ही, मतलब सोल्यूशन के अंदर लेटर से सिर्फ A है, सिर्फ इसका मैं अगर एक्सपेरिमेंट करके वेपर प्रेशर निकालूंगी तो एक्सपेरिमेंट करके जो वेपर प्रेशर हमें मिलेगा वो भी क्या होगा, P नॉट ए एक्स ए के प्रोडक्ट से ज़्यादा होगा। मतलब कहने का ये है कि ना A कंपोनेंट आपका रॉल्ट लॉ को ओबे करेगा सोल्यूशन में, ना B कंपोनेंट आपका ओबे करेगा रॉल्ट लॉ को, और ना ये ओवरऑल A और B दोनों मिलके करेंगे। कहने का मतलब है न PA की वैल्यू P नॉट ए एक्स ए के बराबर होगी अब, न PB इक्वल टू P नॉट P एक्स बी के बराबर होगा, बल्कि PA की वैल्यू भी क्या होगी, P नॉट ए एक्स ए से ज़्यादा होगी, और PB की वैल्यू भी क्या होगी, P नॉट B एक्स बी से ज़्यादा होगी। कहने का मतलब है कि A का जो वेपर प्रेशर होगा एक्सपेरिमेंट करके जो निकालेंगे उसकी भी वैल्यू क्या होगी बच्चों, रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो P नॉट ए एक्स ए से हम निकालते हैं A का वेपर प्रेशर, उससे ज़्यादा मिलेगा, और B का भी जो एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर होगा वो भी क्या होगा बच्चों, P नॉट बी एक्स बी के वैल्यू से ज़्यादा होगा। तो अगर बच्चों PB की वैल्यू P नॉट बी एक्स बी से ज़्यादा है और PA की वैल्यू भी अगर P नॉट ए एक्स ए से ज़्यादा है तो P टोटल भी हमेशा क्या होगा, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी से ज़्यादा होगा। या फिर आप सिंपल लॉजिक ये लगाइए कि अगर आप ऐसा सोल्यूशन बनाते हो जिसमें आपने जो रॉल्ट लॉ के फॉर्मूला को लगा के जो टोटल वेपर प्रेशर निकाला है, अगर सपोज वो X है, और आपने एक्सपेरिमेंट करके जो वेपर प्रेशर निकाला है सेम सोल्यूशन का, लेट से Y है, तो Y हमेशा X से ज़्यादा होगा। रही बात नेगेटिव डेविएशन की, तो नेगेटिव डेविएशन इज जस्ट ऑपोजिट ऑफ पॉजिटिव डेविएशन। मतलब यहाँ पे क्या होगा बच्चों, जो A कंपोनेंट है उसका जो वेपर प्रेशर आप एक्सपेरिमेंट करके निकालोगे वो हमेशा P नॉट ए एक्स ए के प्रोडक्ट से कम होगा, और उसी तरह से B का जो आप वेपर प्रेशर निकालोगे वो आपका क्या होगा, P नॉट बी एक्स बी के प्रोडक्ट से कम होगा। और अगर PA की वैल्यू P नॉट ए एक्स ए से कम है, PB की वैल्यू अगर P नॉट बी एक्स बी से कम है, तो टोटल वेपर प्रेशर जो होगा सोल्यूशन का वो भी क्या होगा, इन दोनों के सम से कम होगा। मतलब अगर मैं आपको एक सिंपल से एग्जांपल के थ्रू समझाऊं तो आप ये कह सकते हैं कि सपोज अगर ये सम जो रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने निकाला है, लेट अस से अगर ये 200 टॉर है, तो जब सेम सोल्यूशन का A और B, लेट अस से ये सोल्यूशन है, मान के चलिए जब रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग हमने P टोटल निकाला, रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग किस तरह से, P नॉट ए एक्स ए प्लस P नॉट बी एक्स बी, लेट अस से हमने निकाला 200 टॉर। लेकिन जब मैंने इसका एक्सपेरिमेंट करके वेपर प्रेशर निकाला होगा तो एक्सपेरिमेंट करके जो वेपर प्रेशर हमें सोल्यूशन का मिलेगा बच्चों वो 200 टॉर से कम होगा। मतलब एक ऐसा सोल्यूशन जिसमें एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर फ्रॉम रॉल्ट लॉ से कम होता है तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। और अगर आपका एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा आता है तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन हमारा पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। नेक्स्ट थिंग, अगर इस ग्राफ को अगर बच्चों ध्यान से देखोगे तो देखिए यहाँ पे पहला वाला ग्राफ अभी जस्ट हमने ऊपर प्रूफ किया था आइडियल सोल्यूशन के लिए।
पॉजिटिव डेविएशन के केस में हम क्या देख रहे हैं? पॉजिटिव डेविएशन के केस में हम देख रहे हैं बच्चों कि पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के सम से आपका जो पी टोटल है सोल्यूशन का वो ज़्यादा आ रहा है। मतलब कहने का ये है कि जैसे देखो ये वाला जो लाइन है हमारा ग्रीन लाइन, ये किसका लाइन है? ये हमारा पी टोटल है जिसकी वैल्यू किसके बराबर है? पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर है। मतलब ये जो हमारा लाइन है बच्चों ग्रीन लाइन, वो एक्चुअली में किसको इंडिकेट कर रहा है? पी टोटल को, विच इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। और ये हमारा जो इक्वेशन है पहले कॉलम में आइडियल सोल्यूशन है, मतलब रॉल्ट लॉ को कम्प्लीटली फॉलो कर रहा है। इसीलिए ग्राफ आपका एग्जैक्टली कैसा आया है जो हमने ऊपर ड्रॉ किया था। बट अगर हम पॉजिटिव डेविएशन की बात करें बच्चों, तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या है? पॉजिटिव डेविएशन के केस में जो हमारा एक्चुअल वेपर प्रेशर होता है, जो एक्सपेरिमेंट करके हम पता लगाते हैं, वो आपका रॉल्ट लॉ के वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। मतलब रॉल्ट लॉ के अकॉर्डिंग जो हम वेपर प्रेशर निकालेंगे सोल्यूशन का, उससे ज़्यादा मिलेगा। तो इसको हम किस तरह से दिखाते हैं? हम ऊपर में कर्व ड्रॉ करके दिखाते हैं। ये अपर कर्व क्या इंडिकेट कर रहा है बच्चों? अपर कर्व ये इंडिकेट कर रहा है कि ये जो हमारा लाइन था, ये वाला लाइन, ये एक्चुअल में किसका लाइन था? जब पी टोटल की वैल्यू एग्जैक्टली पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी के बराबर होगी। बट यहाँ पे तो पी टोटल क्या है? इन दोनों के सम से ज़्यादा है, इसीलिए इसको हम अपर कर्व से दिखाते हैं। उसी तरह से ये जो लाइन है बच्चों, ये किसका लाइन था? दिस इज इक्वल टू पी बी इक्वल टू पी नॉट बी एक्स बी। और ये लाइन किसका था? पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए। अब यहाँ देखो पी बी की वैल्यू भी क्या है? पी नॉट बी एक्स बी से ज़्यादा है, और पी ए की वैल्यू भी क्या है? पी नॉट ए एक्स ए से ज़्यादा है। इसलिए दोनों जगह पे हमने क्या किया है? इस स्ट्रेट लाइन के ऊपर अपर कर्व डाल दिया है। अपर कर्व यहाँ पे क्या इंडिकेट कर रहा है? कि एक्चुअल वेपर प्रेशर इज ग्रेटर देन दी कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर फ्रॉम रॉल्ट लॉ। इसी तरह से अगर हम नेगेटिव डेविएशन की बात करें, तो हमने यहाँ पे डाउनवर्ड कर्व बनाया है। हर लाइन के नीचे एक नीचे वाला कर्व बनाया है। ये डाउनवर्ड कर्व बच्चों क्या इंडिकेट कर रहा है? कि एक्चुअल वेपर प्रेशर इज लोअर देन द वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड फ्रॉम रॉल्ट लॉ इक्वेशन। रॉल्ट लॉ को यूज करके जो हम वेपर प्रेशर निकालते हैं, उससे हमारा वेपर प्रेशर सोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटली क्या मिलेगा? कम मिलेगा। इसलिए यहाँ पे हमने डाउनवर्ड कर्व बनाया है। नेक्स्ट यहाँ पे क्या है बच्चों, जो अभी मैंने ऊपर डिस्कस किया, एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर अगर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर फ्रॉम रॉल्ट लॉ के बराबर आ जाए। रॉल्ट लॉ का इक्वेशन क्या है? रॉल्ट लॉ का इक्वेशन है पी टोटल इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। ठीक है, तो अगर मान के चलिए बच्चों आपको कोई सोल्यूशन दिया है, ठीक है, और आपने क्या किया? पी टोटल यूज़ करके, ये फॉर्मूला यूज़ करके आपने उस सोल्यूशन का लेटर से टोटल वेपर प्रेशर निकाल लिया। तो ये जो हमें वैल्यू मिलेगा यहाँ पे, इस फॉर्मूले को यूज़ करके जो भी हम पी टोटल निकालेंगे सोल्यूशन का, दैट विल बी आवर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर। इसको हम थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर कहेंगे। और एक होता है एक्सपेरिमेंट करके हम वेपर प्रेशर निकालते हैं। तो अगर किसी सोल्यूशन का एक्सपेरिमेंट करके जो वेपर प्रेशर निकाला है और आपने जो रॉल्ट लॉ के फॉर्मूले को अप्लाई करके जो वैल्यू निकाला है, अगर वो दोनों बराबर आ जाते हैं, सेम आ जाते हैं, तो हम कहते हैं कि सोल्यूशन रॉल्ट लॉ को ओबे कर रहा है। और ऐसा सोल्यूशन क्या है बच्चों? आइडियल सोल्यूशन है। बट अगर आपका एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा आता है, तब हम कहते हैं कि सोल्यूशन हमारा पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। जैसे ऊपर मैंने कहा था, लेटेस्ट से कैलकुलेट करके हमें वेपर प्रेशर 200 मिला था, लेकिन जब एक्सपेरिमेंट करके हमने वेपर प्रेशर निकाला, अगर 200 टॉर से ज़्यादा आता है, तो समझ लीजिएगा कि सोल्यूशन आपका पॉजिटिव डेविएशन दिखा रहा है। और अगर एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर आपका कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से कम होता है, तो हम कहेंगे कि सोल्यूशन हमारा नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। मतलब अगर हमारा कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर लेटेस्ट से 200 टॉर है, बट एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर अगर आपका 200 से कम आता है, तो इसका मतलब है सोल्यूशन आपका नेगेटिव डेविएशन दिखा रहा है। तीसरी बात, ए बी एंड बी इंटरेक्शंस आर सिमिलर। कहने का मतलब है बच्चों कि जैसे मान के चलिए आपके पास 3 कंटेनर है। पहले वाले केस में सॉल्यूट रखा है, यहाँ सॉल्वेंट रखा है, और यहाँ सोल्यूशन है। मतलब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला के मैंने क्या कर दिया? यहाँ पे एक सोल्यूशन बना दिया।
अब गौर से एक चीज़ नोटिस कीजिएगा, सॉल्यूट के पार्टिकल को मैं बी से इंडिकेट कर रही हूँ, दिस इज बी पार्टिकल। सॉल्वेंट के पार्टिकल को मैं ए से इंडिकेट कर रही हूँ, और सोल्यूशन में एक ए का भी पार्टिकल होगा और एक बी का भी पार्टिकल होगा। ठीक है, अब यहाँ पे क्या देखा गया है बच्चों, जिस तरह का इंटरैक्शन बी और बी के पार्टिकल के बीच में है, अगर उसी तरह का इंटरैक्शन ए और ए के पार्टिकल के बीच में होगा, और एग्जैक्टली अगर हम उसी तरह का इंटरैक्शन ए और बी के पार्टिकल के बीच में देखेंगे सोल्यूशन बनने के बाद, तब हम कहेंगे कि सोल्यूशन हमारा क्या है, आइडियल सोल्यूशन है। मतलब आइडियल सोल्यूशन में क्या होता है, ए इंटरैक्शन, ए बी इंटरैक्शन एंड बी बी इंटरैक्शन हमेशा सिमिलर होता है। जिस तरह के इंटरमोलिकुलर फोर्स दो सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच में ऑपरेट होते हैं, अगर उसी तरह का इंटरमोलिकुलर फोर्स दो सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में होगा, और एग्जैक्टली उसी तरह का अगर इंटरैक्शन दो सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में होगा, तो हम कहते हैं सोल्यूशन हमारा नॉन आइडियल है, सॉरी आइडियल सोल्यूशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे बच्चों पॉजिटिव डेविएशन के केस में। तो पॉजिटिव डेविएशन में क्या होता है, गौर से देखिएगा। सपोज ये सॉल्यूट है, ये सॉल्वेंट है, दोनों को मिला के हमने सोल्यूशन बना दिया। यहाँ पे दो सॉल्यूट का पार्टिकल है, बी पार्टिकल, यहाँ पे हमारा दो सॉल्वेंट का पार्टिकल है, और यहाँ पे ए और बी दोनों के एक एक पार्टिकल हैं। अब बच्चों यहाँ पे क्या देखा गया है पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में, कि सॉल्यूट और सॉल्यूट के बीच में जो इंटरेक्शन है एंड सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन है, दे आर मोर स्ट्रॉन्गर एज कंपेयर टू ए बी इंटरेक्शन। मतलब एक सॉल्यूट और एक सॉल्वेंट के बीच में जिस तरह का इंटरेक्शन होता है, वो एक्चुअली में इन दोनों के इंटरेक्शन से वीक होता है। किन के इंटरेक्शन से, दो सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच में जितना इंटरेक्शन होता होगा और दो सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में जितना इंटरेक्शन होता होगा, उससे आपका सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो वीक होता है। क्योंकि यही तो रीज़न है बच्चों, क्योंकि ऊपर हमने क्या पढ़ा, ऊपर हमने देखा कि जो सोल्यूशन का एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर है वो आपका कैलकुलेटेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा है। तो इसका ऑब्वियस ही बात है, लॉजिक क्या बनता होगा कि अगर यहाँ पे सोल्यूशन बनने के बाद पार्टिकल के बीच में इंटरमोलिकुलर फोर्स अगर वीक हो जाएगा, जब पार्टिकल के बीच में फोर्स वीक होगा तभी तो ये पार्टिकल ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बना पाएंगे, राइट। तो अगर बच्चों सॉल्यूट और सॉल्वेंट के मिलाने के बाद जो सोल्यूशन बनता है, अगर उस सोल्यूशन के अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में इंटरेक्शन वीक हो जाता है, तभी तो उन पार्टिकल को हम वेपर में आसानी से कन्वर्ट कर पाएंगे। और जब वेपर बहुत आसानी से बनेगा तभी तो वेपर प्रेशर आपका ज़्यादा होगा। और यही रीज़न है कि एक्सपेरिमेंटल वेपर प्रेशर आपका क्या होता है बच्चों, थ्योरेटिकल वेपर प्रेशर से ज़्यादा होता है। क्योंकि थ्योरेटिकली जब हम रॉल्ट लॉ को अप्लाई करके जब निकालते हैं वेपर प्रेशर, तो हम क्या मान के चलते हैं, रॉल्ट लॉ तो सिर्फ अप्लाई होता है कहाँ पे, नॉन आइडियल सोल्यूशन के केस में। और आइडियल सोल्यूशन के केस में क्या कहा जाता है कि जिस तरह का इंटरेक्शन दो बी के पार्टिकल के बीच में होगा, उसी तरह का इंटरेक्शन दो ए के पार्टिकल के बीच में होगा, और उसी तरह का इंटरेक्शन दो ए और बी के पार्टिकल के बीच में होगा। तो जब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि ए और बी को मिलाने के बाद इंटरेक्शन दो पार्टिकल के बीच में कम हो गया है, तो पार्टिकल के बीच में जब इंटरेक्शन कम होगा तो इसका क्लियर मतलब होगा कि इनको वेपर में कन्वर्ट करना ज़्यादा इजी होगा। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेंगे, और ज़्यादा से ज़्यादा वेपर बनेगा तभी आपका वेपर प्रेशर भी बच्चों क्या होगा, एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से ज़्यादा होगा। मतलब जितना हम उम्मीद कर रहे थे उससे आपका सोल्यूशन का वेपर प्रेशर ज़्यादा होता है। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें बच्चों नेगेटिव डेविएशन के केस में, तो नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, जितना आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स दो बी के पार्टिकल के बीच में है एंड दो ए के पार्टिकल के बीच में है, उससे कहीं ज़्यादा आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स ए और बी के पार्टिकल के बीच में होगा। मतलब ए बी इंटरेक्शन अब ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन से क्या होता है, ज़्यादा होता है। मतलब ए का पार्टिकल और बी का पार्टिकल एक दूसरे को काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट करेगा। तो इसका क्लियर मतलब है बच्चों कि अगर इंटरमोलिकुलर फोर्स पार्टिकल के बीच में बढ़ जाएगी, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में अगर इंक्रीज हो जाएगी सोल्यूशन बनने के बाद, तो इनको वेपर में कन्वर्ट करना काफ़ी डिफ़िकल्ट हो जाएगा। और जब वेपर में कन्वर्ट करना डिफ़िकल्ट होगा, मतलब यहाँ पे सोल्यूशन के अंदर कम वेपर बनेंगे अब, क्योंकि पार्टिकल तो एक दूसरे के साथ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो चुका है, तो इसलिए वेपर कम बनेगा, और वेपर कम बनेगा तो वेपर प्रेशर भी यहाँ पे कम डेवलप होगा। तो इसका क्लियर मतलब क्या है
कि नेगेटिव डेविएशन के केस में सिंस ए बी इंटरेक्शन आपका ए और बी बी इंटरेक्शन से ज़्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए जो फाइनल वेपर प्रेशर होता है बच्चों सोल्यूशन का, वो एक्सपेक्टेड वेपर प्रेशर से हमेशा कम होता है। ठीक है, क्योंकि पार्टिकल की एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है, कम हो जाती है। पार्टिकल के बीच में फोर्स बहुत स्ट्रांग लग रहा है, तो पार्टिकल बिल्कुल भी वेपर में कन्वर्ट होना आसानी से नहीं चाहेगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट बच्चों यही है एस्केपिंग टेंडेंसी से रिलेटेड। तो जैसा कि हमने ऊपर कहा कि ए पार्टिकल का इंटरेक्शन, बी पार्टिकल का इंटरेक्शन एंड ए बी पार्टिकल का इंटरेक्शन आइडियल सोल्यूशन के केस में इक्वल होता है। कहने का मतलब है कि जितना एस्केपिंग टेंडेंसी बी के पार्टिकल का है उतना ही एस्केपिंग टेंडेंसी ए के पार्टिकल का है, और उतना ही एस्केपिंग टेंडेंसी ए और बी के पार्टिकल का सोल्यूशन में भी होगा। मतलब जिस ईज के साथ बी का पार्टिकल इस कंटेनर में वेपराइज होके वेपर बना सकता है, उसी ईज के साथ ए का पार्टिकल भी वेपराइज होके क्या करेगा, वेपर बनाएगा। और उसी ईज के साथ ए और बी को जब मिला देंगे, सोल्यूशन बनाएंगे, तो उसी ईज के साथ क्या होगा बच्चों, ए और बी का पार्टिकल दोबारा से सोल्यूशन में वेपर बनाएगा। कहने का मतलब है कि जितना आसानी से बी का पार्टिकल एस्केप हो सकता है उतना ही आसानी से ए का पार्टिकल एस्केप हो सकता है अपने अपने कंटेनर में, उतना ही आसानी से ए और बी का पार्टिकल एस्केप हो सकता है सोल्यूशन बनने के बाद भी। मतलब ए और बी के वोलेटिलिटी के अंदर कोई भी फर्क नहीं आता है जब उनको हम एक दूसरे से मिला के सोल्यूशन भी बना देते हैं। जब वो अपने अलग अलग कंटेनर में थे तो जितना आसानी से वो वेपर में कन्वर्ट हो सकते थे उतने ही आसानी से वो सोल्यूशन बनने के बाद भी वेपर में कन्वर्ट हो सकते हैं। बट अगर हम बात करें बच्चों पॉजिटिव डेविएशन की, तो एस्केपिंग टेंडेंसी ऑफ बोथ ए एंड बी हैज़ इंक्रीज्ड एंड दस वीपी इंक्रीजेस, मतलब वेपर प्रेशर इंक्रीजेस। यहाँ चेक कीजिए, यहाँ पे क्या कहा था मैंने, पी ए की वैल्यू पी नॉट ए एक्स ए से ज़्यादा है, पी बी की वैल्यू पी नॉट बी एक्स बी से ज़्यादा है, और पी टोटल की वैल्यू इन दोनों के सम से ज़्यादा है। कहने का मतलब है बच्चों कि अगर मान के चलिए ऊपर में यहाँ पे क्या था, सॉल्यूट का पार्टिकल था, ठीक है, यहाँ पे सॉल्वेंट का पार्टिकल है, और फिर हमने दोनों को मिला के सॉल्वेंट, यहाँ पे सॉल्वेंट और सॉल्यूट को मिला के हमने एक सोल्यूशन बना दिया। अब यहाँ पे बच्चों आप क्या देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले वाले कंटेनर में से बी का पार्टिकल है। बी का जो पार्टिकल होगा बच्चों, जितना उसकी एस्केपिंग टेंडेंसी होगी, जितना आसानी से वो वेपर बना रहा होगा, उससे कहीं ज़्यादा आसानी से आपका बी का पार्टिकल सोल्यूशन में वेपर प्रेशर बना रहा होगा। मतलब उतना ही, इससे भी कहीं ज़्यादा आसानी से जब बी सोल्यूशन में एंटर हो जाता है तो वहाँ पे क्या होता है बच्चों, उसके वेपर बनने स्टार्ट होते हैं। क्योंकि अभी क्या कहा, ए बी इंटरेक्शन बी बी इंटरेक्शन एज वेल एज ए इंटरेक्शन से वीक है। मतलब जितना इंटरेक्शन यहाँ पे है उससे कहीं ज़्यादा वीक इंटरेक्शन यहाँ पे है सोल्यूशन के केस में, तो इंटरेक्शन वीक होने से वेपर आसानी से बनेगा। मतलब कहने का ये है कि बी का पार्टिकल जितना आसानी से यहाँ पे वेपर प्रेशर बना रहा था ना, उससे कहीं ज़्यादा आसानी से अब बी का पार्टिकल अब सोल्यूशन में वेपर प्रेशर बनाएगा। उसी तरह से ए का पार्टिकल जितना आसानी से यहाँ पे प्रेशर डेवलप कर रहा था, वेपर प्रेशर डेवलप कर रहा था, जितने वेपर बना रहा था, उससे कहीं ज़्यादा आसानी से अब ए का पार्टिकल सोल्यूशन के अंदर वेपर के फॉर्म में कन्वर्ट हो पाएगा। मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी क्या होती है, ए के पार्टिकल की भी बढ़ जाती है सोल्यूशन में पहले से, और बी के पार्टिकल की भी एस्केपिंग टेंडेंसी बढ़ जाती है। जितना आसानी से बी का पार्टिकल एस्केप होके वेपर बना रहा था अपने अपने कंटेनर में, सॉल्वेंट जितना आसानी से वेपर बना रहा था, उससे कहीं ज़्यादा आसानी से अब बच्चों क्या होगा, ए और बी का पार्टिकल वेपर बनाएगा जब वो दोनों आपस में मिलकर सोल्यूशन बना देंगे। क्यों? क्योंकि ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन है वो बी और बी के इंटरेक्शन से वीक है एंड ए के इंटरेक्शन से भी वीक है। तो जब इन दोनों के इंटरेक्शन से पुअर है आपका ए बी इंटरेक्शन, तो इसका मतलब ए को और बी को वेपर में कन्वर्ट करना यहाँ से ज़्यादा बेटर है। मतलब यहाँ से ज़्यादा आसान होगा ए के पार्टिकल को वेपर में कन्वर्ट करना एंड बी के पार्टिकल को वेपर में कन्वर्ट करना। एंड रही बात अगर नेगेटिव डेविएशन की, तो जस्ट ऑपोजिट होगा। कहने का मतलब है कि यहाँ पे अगर मान के चलिए मैं नेगेटिव डेविएशन की बात करूँ, तो बी और बी के बीच का इंटरेक्शन और ए के बीच का इंटरेक्शन, ये दोनों इंटरेक्शन से क्या है, ए बी इंटरेक्शन ज़्यादा स्ट्रांग है। मतलब ए और बी
आपस में जब मिल जाएंगे तो उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ जाएगा। इंटरेक्शन बढ़ने की वजह से क्या होगा ना, ए का पार्टिकल अब आपका इजीली एस्केप होके वेपर बना पाएगा, न बी का पार्टिकल अब इजीली एस्केप होके वेपर प्रेशर बना पाएगा। मतलब एस्केपिंग टेंडेंसी ए और बी की क्या हो जाएगी, सोल्यूशन में डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, क्योंकि उनके बीच में इंटरेक्शन बढ़ रहा है तो इसलिए उनके एस्केपिंग टेंडेंसी डिक्रीज हुई बच्चों। मतलब अब यहाँ पे ए और बी का पार्टिकल ज़्यादा इजीली एस्केप होके वेपर नहीं बना पाएगा, और वेपर अगर नहीं बनेगा बच्चों तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा, वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा। तो यहाँ पे वेपर प्रेशर बढ़ रहा था बट यहाँ पे वेपर प्रेशर बच्चों क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो पॉजिटिव डेविएशन के केस में इंक्रीज हुआ बट नेगेटिव डेविएशन के केस में वेपर प्रेशर आपका डिक्रीज हो गया। नेक्स्ट यहाँ पे अगर बात करें बच्चों थर्मोडायनेमिक फैक्टर के, तो ये थर्मोडायनेमिक फैक्टर हमारे काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्स में आते हैं कई बार। सबसे पहले डेल्टा एच मिक्सिंग की बात कर लेते हैं। तो डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होता है, मतलब जब आप सॉल्यूट को सॉल्वेंट में मिलाते हो तो क्या मिलता है, सॉल्यूशन मिलता है। ठीक है, अब हमने क्या देखा बच्चों, हमने देखा कि जिस तरह का बॉन्ड दो सॉल्यूट के पार्टिकल के बीच में है उसी तरह का बॉन्ड स्ट्रेंथ दो सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में है, और उसी तरह का बॉन्ड स्ट्रेंथ एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में है। मतलब जितना बॉन्ड का स्ट्रेंथ यहाँ है उतना ही बॉन्ड का स्ट्रेंथ यहाँ है, और उतना ही बॉन्ड का स्ट्रेंथ क्या है, यहाँ पे है। राइट, तो अगर मैं बच्चों यहाँ पे लेटर से सॉल्यूट का बॉन्ड एनर्जी एक्स ले लूँ, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए जो एनर्जी लगता है, लेटर से उसको एक्स ले लूँ, और ए के बॉन्ड को तोड़ने के लिए भी एनर्जी उतनी ही लगेगी क्योंकि सारे इंटरेक्शन तो बराबर है, और ए बी इंटरेक्शन भी बराबर है एग्जैक्टली टू बी बी एंड ए, तो इसका भी बॉन्ड एनर्जी क्या होगा, एक्स होगा। अब बच्चों यहाँ पे देखो, जैसे ए है, ये बी और बी के साथ इंटरेक्ट कर रहा है तो यहाँ पे ए बी इंटरेक्शन बन रहा है। अगर मैं बैलेंस कर दूं तो यहाँ पे 2 ए के एटम है, यहाँ पे 2 बी के एटम है, यहाँ पे भी क्या होने चाहिए, 2 ए और 2 बी के एटम होने चाहिए। तो बैलेंस करने के लिए लेटर से मैंने यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब डेल्टा एच बच्चों बॉन्ड एनर्जी के टर्म्स में आप किस तरह से लिखते हो, डेल्टा एच विल बी इक्वल टू समेशन ओवर बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ओवर बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट होता है। राइट, बट इससे पहले हम क्या करते हैं, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई कर देते हैं, ए आई इंटू बी आई। ए आई और बी आई क्या है, इनके स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट है। अब अगर मैं रिएक्टेंट की बात करूं बच्चों, तो रिएक्टेंट के केस में क्या होता है, देखिए रिएक्टेंट के केस में इसका कोफिशिएंट 1 है, तो 1 इंटू ए और ए के बीच के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी हमने कितना मान लिया, एक्स। इसी तरह से बी और बी के बीच का कितना है कोफिशिएंट, यहाँ पे 1, स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट बी का, बी और बी के बीच का 1 है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी मैंने कितना मान ली, यहाँ पे x। और अगर मैं बच्चों यहाँ पे प्रोडक्ट साइड जाऊँ तो a और b के बीच का कोफिशिएंट कितना है, 2, और इसकी बॉन्ड एनर्जी है x। तो आप देख सकते हैं x प्लस x माइनस 2x किसके बराबर हो जाएगा, 0 के बराबर। मतलब डेल्टा एच मिक्सिंग क्या होगी, आइडियल सोल्यूशन के केस में 0 होगी। अब आ जाते हैं यहाँ पे डेल्टा एच मिक्सिंग पॉजिटिव डेविएशन के केस में, तो सेम ही कंसेप्ट लगेगा। डेल्टा एच मिक्सिंग कैसे निकालेंगे, ए प्लस बी बी गिव्स 2ab। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं बच्चों डेल्टा एच मिक्सिंग फिर से कैसे निकलेगा, समेशन ओवर ए आई इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट मतलब माइनस समेशन ओवर बी आई इंटू बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। अब गौर से देखिए बच्चों, यहाँ पे हमने क्या देखा था कि ए और बी के बीच का जो इंटरेक्शन होता है वो पुअर होता है एज कंपेयर टू ए इंटरेक्शन एंड बी बी इंटरेक्शन। मतलब अगर मान के चलिए इसकी अगर बॉन्ड एनर्जी x है, इसकी बॉन्ड एनर्जी y है, और इसकी बॉन्ड एनर्जी अगर z है, ठीक है, तो यहाँ पे जो z होगा वो x और y से कम होगा। ऐसा क्यों, क्योंकि a और b के बीच का जो स्ट्रेंथ है वो तो वीक हो चुका है ना। यहाँ पे a और b का जो स्ट्रेंथ है वो वीक हो चुका है। बॉन्ड अगर वीक हो जाता है तो इसका मतलब बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी कम लगती है। तो इसका क्लियर मतलब है कि z की जो वैल्यू है वो एक्चुअली में क्या है बच्चों, x और y दोनों से कम होगी। ठीक है, तो यहाँ देखो रिएक्टेंट के साइड में क्या होगा, इसका कोफिशिएंट 1 इंटू एक्स प्लस यहाँ पे कितना होगा, कोफिशिएंट b और b के बीच का 1 है। ठीक है,
और इसका यहाँ पे कितना है बॉन्ड एनर्जी y। और अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो -2 इंटू जेड होगा। सिंस जेड की वैल्यू क्या है बच्चों, जेड की वैल्यू x और y दोनों से ही कम है, तो इसलिए ये जो वैल्यू हमारा आएगा वो हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन 0 आएगा। ठीक है, x प्लस वाई -2z, जेड हमारा क्या है, x और y दोनों से ही कम है, तो इसलिए यहाँ पे दोनों का जो सम आएगा बच्चों, ये वैल्यू हमेशा z को डोमिनेट करेगा, तो इसलिए डेल्टा एच मिक्सिंग हमेशा हम क्या कहेंगे, ग्रेटर देन 0 कहेंगे। ठीक है, और रही बात अगर बच्चों हम नेगेटिव डेविएशन की, तो नेगेटिव डेविएशन के केस में क्या है, जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट बना है वो प्रोडक्ट आपका बहुत ही स्ट्रॉन्ग बना है एज कंपेयर टू AA एज वेल एज BB, इसलिए जो प्रोडक्ट हमारा बनेगा उसका बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा एज कंपेयर टू रिएक्टेंट। मतलब रिएक्टेंट की बॉन्ड एनर्जी क्या है बच्चों, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट माइनस बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट, यही तो हमारा डेल्टा एच मिक्सिंग है ना। तो यहाँ पे आप क्या देख सकते हैं कि प्रोडक्ट हमारा ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना है एज कंपेयर टू रिएक्टेंट, तो इसका क्लियर मतलब है कि जो प्रोडक्ट होगा अगर वो ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना है, मतलब जो A और B के बीच का इंटरेक्शन है वो ज़्यादा अगर स्ट्रॉन्ग है, तो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड को तोड़ने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ती है, मतलब बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट आपका क्या होगा, ज़्यादा होगा। तो अगर बच्चों ये ज़्यादा है, लेट अस से ये 100 जूल है और ये सिर्फ आपका 80 जूल है, तो डिफरेंस हमेशा क्या मिलेगा, नेगेटिव मिलेगा। तो इसीलिए डेल्टा एच मिक्सिंग हमारा क्या होता है नेगेटिव डेविएशन के केस में, लेस देन 0 होता है, और पॉजिटिव डेविएशन के केस में क्या होता है, ग्रेटर देन 0 होता है, और अगर आइडियल सोल्यूशन की बात करें तो एग्जैक्टली 0 के बराबर होता है। नेक्स्ट अगर बात करें बच्चों डेल्टा वी मिक्सिंग, डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिला देते हैं तो जो सोल्यूशन बनता है उस सोल्यूशन के बनने के दौरान चेंज इन वॉल्यूम कितना हुआ। ठीक है, तो आप देखो बच्चों यहाँ पे क्या है, सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच का इंटरेक्शन, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन और सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन एग्जैक्टली क्या है, बराबर है ना। तो अगर बच्चों में सपोज 10 ml सॉल्यूट का 20 ml सॉल्वेंट के साथ ऐड करूंगी तो सॉल्यूशन आपका एग्जैक्टली 30 ml बनेगा। एग्जैक्टली सॉल्यूशन कितना बनेगा, 30 ml बनेगा। ठीक है, मतलब यहाँ पे सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का जो इंटरेक्शन है और सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन है एंड सॉल्यूट सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन वो सिमिलर है। ठीक है, तो क्या होगा देखो, इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से समझेंगे। जैसे इमेजिन कीजिए ये मेरे पास कंटेनर है जिसमें सॉल्यूट है, इसमें हमारा सॉल्यूट रखा है, ये कंटेनर है जिसमें सॉल्वेंट रखा है, और मैंने यहाँ पे एक सोल्यूशन बनाना चाहा। तो ये अगर बच्चों 10 ml है और ये अगर 20 ml है तो फाइनल सोल्यूशन का वॉल्यूम एग्जैक्टली आपका 30 ml हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर मैं बात करूँ बच्चों पॉजिटिव डेविएशन वाले केस में, तो जब आप 10 ml को 20 ml से मिलाओगे तो जो फाइनल सोल्यूशन हमारा बनेगा वो हमेशा 30 ml से ज़्यादा ही मिलेगा थोड़ा सा। ऐसा क्यों बच्चों, क्योंकि सॉल्वेंट और सॉल्यूट को ऐड करने के बाद जब सोल्यूशन बनाते हैं तो सोल्यूशन के अंदर जो पार्टिकल्स हैं बच्चों, वो पार्टिकल्स एक दूसरे के बीच में इंटरेक्शन आपका पहले से कम हो चुका है। जितना इंटरेक्शन यहाँ पे था सॉल्यूट सॉल्यूट के बीच में, सॉल्वेंट सॉल्वेंट के बीच में, उससे पुअर इंटरेक्शन इन दोनों के बीच में है। तो पुअर इंटरेक्शन है मतलब ये सारे पार्टिकल एक दूसरे से दूर दूर चले जाएंगे, मतलब एक दूसरे से डिस्टेंस बना लेंगे। तो जब वो डिस्टेंस बनाएंगे बच्चों तो यहाँ पे क्या होगा, ये पार्टिकल ज़्यादा वॉल्यूम अब ऑक्यूपाई करना शुरू कर देंगे, क्योंकि इनके बीच में अब डिस्टेंस बढ़ेगा, क्योंकि इंटरेक्शन वीक हो चुकी है। तो ये क्या करेंगे, जितना हम एक्सपेक्ट कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा ये वॉल्यूम को ऑक्यूपाई कर लेंगे। मतलब आपका जो सोल्यूशन का वॉल्यूम मिलेगा ना वो एक्सपेक्टेड वॉल्यूम से थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो डेल्टा वी मिक्सिंग एक्चुअली में हम कहते हैं किसको है बच्चों, डेल्टा वी मिक्सिंग का मतलब होता है वी फाइनल माइनस वी इनिशियल। हम उम्मीद कर रहे थे कि कितना वॉल्यूम होना चाहिए 30, लेकिन यहाँ पे एक्चुअल वॉल्यूम कितना है 30 से ज़्यादा है। लेट अस से हमने कहा 30.3 है, तो यहाँ पे डेल्टा वी मिक्सिंग कितना आएगा 0.3 आ जाएगा। क्यों यहाँ पे 0.3 हमारा बढ़ा है बच्चों, क्योंकि इंटरेक्शन पुअर होने की वजह से पार्टिकल के बीच में सेपरेशन बढ़ा होगा। इंटरेक्शन अगर वीक होता है तो पार्टिकल थोड़े से दूर चले जाते हैं, इंटरेक्शन अगर स्ट्रांग होता है तो पार्टिकल एक दूसरे के और पास आ जाते हैं। तो जब आपका इंटरेक्शन पुअर होगा और जब पार्टिकल एक दूसरे से दूर जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, ज़्यादा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर लेंगे। इसलिए डेल्टा वी आपका क्या होगा,
डेल्टा वी मिक्सिंग हमेशा ग्रेटर देन 0 होगा। बट अगर आइडियल की बात करें बच्चों, तो आइडियल के केस में कैसा है, जैसा इंटरेक्शन यहाँ पे दो सॉल्यूट पार्टिकल के बीच में है, वही इंटरेक्शन दो सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच में है, और उसी तरह का इंटरेक्शन सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में है। तो इसीलिए पार्टिकल जिस तरह से यहाँ पे एक दूसरे से अट्रैक्टेड थे, उसी तरह से सॉल्वेंट के बीच में भी होगा, और वही अट्रैक्शन ए और बी के बीच में भी होगा सोल्यूशन में। इसलिए वॉल्यूम में कोई भी चेंज आपको नहीं दिखता है। मतलब जितना हम उम्मीद करते हैं वॉल्यूम बनना चाहिए दोनों को मिलाने के बाद, उतना ही एक्चुअल वॉल्यूम भी हमें मिलता है। तो इसलिए वी फाइनल माइनस वी इनिशियल करेंगे तो 30 माइनस 30 ही होगा, 0 हो जाएगा। और रही बात नेगेटिव डेविएशन की बच्चों, तो नेगेटिव डेविएशन में क्या होता है, जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने के बाद सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन बढ़ जाता है। इंटरेक्शन ज़्यादा होने की वजह से क्या होगा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल पास आ जाएंगे। मतलब जितना हम उम्मीद कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा पास आ जाएंगे वो। और जब वो पास आ जाएंगे तो क्या होगा बच्चों, वॉल्यूम कम हो जाएगा। मान के चलिए ये हम एक्सपेक्ट कर रहे थे, ये हाइट हमारा एक्सपेक्टेड वॉल्यूम है, लेकिन पार्टिकल के क्लोज आने की वजह से क्या हो गया, जब सारे पार्टिकल एक दूसरे के पास आ जाएंगे तो वॉल्यूम आपका रिड्यूस हो जाएगा। मतलब फाइनल वॉल्यूम हमारा क्या है, कम है एज कम्पेयर टू इनिशियल वॉल्यूम। जितना उम्मीद कर रहे थे उससे कहीं ज़्यादा वॉल्यूम आपका कम हो चुका है। लेटे से इनिशियल वॉल्यूम तो हमारा 30 ml है, क्योंकि 10 और 20 को ही मैं यहाँ पे भी मिला रही हूँ, तो इनिशियल तो हमारा 30 ml था। ठीक है, मतलब मिलाने हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि 30 ml आना चाहिए, बट एक्चुअल वॉल्यूम मान के चलिए सिर्फ 29.8 आया। तो इसका मतलब है कि डेल्टा वी मिक्सिंग जब फाइनल माइनस इनिशियल में करूँगी तो क्या होगा यहाँ पे बच्चों, -0.2 ml। तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम हमारा क्या है, यहाँ पे डेल्टा वी हमारा नेगेटिव है, लेस देन 0 है। तो ध्यान रखिएगा, नेगेटिव डेविएशन के केस में डेल्टा वी मिक्सिंग हमारा लेस देन 0 होता है, पॉजिटिव डेविएशन के केस में ग्रेटर देन 0 होता है, और आइडियल सोल्यूशन के केस में बच्चों एग्जैक्टली 0 के बराबर होता है। रही बात एंट्रोपी ऑफ मिक्सिंग, तो बच्चों ये तीनों ही केस में पॉजिटिव होते हैं। बिकॉज क्या होता है कि जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाते हैं और जब सोल्यूशन बनता है, तो सोल्यूशन बनाने के बाद जो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं वो रैंडमली बच्चों क्या होते हैं, मिक्स हो जाते हैं, मतलब रैंडमली पूरे सोल्यूशन में फैल जाते हैं। तो रैंडमनेस के बढ़ने की वजह से एंट्रोपी हमेशा क्या होती है, बढ़ती है ना। मतलब जैसे यहाँ पे सॉल्यूट का पार्टिकल है और ये सॉल्वेंट के पार्टिकल हैं, जब हम इनको मिला के सोल्यूशन बना देंगे तो सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल इस पूरे सोल्यूशन में रैंडमली फैल जाएगा। तो रैंडमनेस बढ़ने की वजह से एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है। चाहे आप आइडियल सोल्यूशन को बनाते हैं या नॉन आइडियल सोल्यूशन को बनाते हैं, रैंडमनेस बढ़ेगा तो एंट्रोपी बढ़ेगी। इसीलिए डेल्टा एस मिक्सिंग हमेशा क्या होगा बच्चों, तीनों ही केस में पॉजिटिव होगा। और लास्ट है डेल्टा जी। डेल्टा जी बच्चों आपको स्पॉन्टेनिटी के बारे में आइडिया देता है। सिंस सॉल्यूट और सॉल्वेंट को जब हम मिलाते हैं सोल्यूशन ऑटोमेटिकली बन जाता है, उसको ज़बरदस्ती बनाने की ज़रूरत हमें नहीं पड़ती है, राइट। तो जब सॉल्यूट और सॉल्वेंट को आप मिला रहे हो तो सॉल्यूशन तो ऑटोमेटिकली फॉर्म हो रहा है। तो जो प्रोसेस अपने आप होता है, जो चीज़ अपने आप होती है, तो हम उस प्रोसेस को क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। और स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए डेल्टा जी हमेशा क्या होगा बच्चों, नेगेटिव होगा। तो ध्यान रखिएगा, डेल्टा जी मिक्सिंग आपका लेस देन 0 है तीनों ही केस में, चाहे आइडियल हो या नॉन आइडियल हो। और लास्ट आपको बच्चों यहाँ पे इनके एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। बेंजीन टोलीन, इथाइल क्लोराइड, इथाइल ब्रोमाइड, क्लोरोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन, ये सारे एग्जाम्पल आपके आइडियल सोल्यूशन के हैं। कैसे पता चलेगा आइडियल सोल्यूशन है, तो ध्यान रखिएगा, आइडियल सोल्यूशन आप तब पहचान सकते हो जब आपके पास जितने भी कंपोनेंट को आपको मिलाया गया है, मतलब जितने भी एग्जाम्पल दिए हैं, अगर उन सारे कंपोनेंट का नेचर सेम है, मतलब मॉलिक्यूल का जो नेचर है अगर वो सेम है और उनके मोलार मास भी ऑलमोस्ट कंपेरेबल है, मतलब उनके मोलार मास में ज़्यादा कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, तो समझ लेना कि सोल्यूशन हमारा आइडियल नेचर का है। तो क्या होगा, आप ये कह सकते हैं मॉलिक्यूलर नेचर सेम होना चाहिए। तो मॉलिक्यूलर नेचर अगर सेम है, मोलार मास अगर कंपेरेबल है, मतलब ज़्यादा डिफरेंस नहीं है उनके मोलार मास में, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि ये हमारा जो कंडीशन होता है ये आपको बताएगा कि सोल्यूशन आइडियल है। नेक्स्ट बच्चों यहाँ पे एक छोटा सा ट्रिक है, हमेशा ध्यान रखिएगा। अल्कोहल
के साथ अगर वाटर दे दिया जाए, क्योंकि नीट में कई बार क्वेश्चन आपके आते हैं जहाँ पे आपको सोल्यूशन ऐसा दिया जाएगा जहाँ पे अल्कोहल एंड वाटर दिया होगा, ठीक है। तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में काफ़ी कॉमन एग्जाम्पल है अल्कोहल एंड वाटर का मिक्सचर। तो अल्कोहल में किसी भी तरह का अल्कोहल दिया हो, अगर सामने वाटर दिया हो, तो ध्यान रखिएगा ये हमारा पॉजिटिव डेविएशन का केस होता है। और यहाँ पे अगर हम बच्चों बात करें तो यहाँ पे आप एक चीज़ याद रख सकते हैं, छोटा सा ट्रिक, कि अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है और स्ट्रॉन्ग एसिड के साथ अगर वाटर दे दिया हो, जैसे HCl के साथ वाटर है, HNO3 के साथ वाटर है, H2SO4 के साथ वाटर है, HI के साथ वाटर दे दिया हो, इसी तरह से परक्लोरिक एसिड के साथ आपको वाटर दे दिया हो, एसिटिक एसिड के साथ वाटर दे दिया हो, ठीक है, इवन वीक एसिड के साथ भी अगर आपको वाटर दे दिया हो, फॉर्मिक एसिड के साथ अगर आपको वाटर दे दिया हो, तो समझ लेना कि ये नेगेटिव डेविएशन का केस है। एंड दिस इज़ वेरी वेरी फेमस एग्जांपल ऑफ NCERT, जो कई बार आप लोगों को कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं बच्चों। यहाँ पे देखो ये जो क्लोरोफॉर्म है इसका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा है। इसका जो हाइड्रोजन होता है बच्चों हाईली एसिडिक होता है। तो एक्चुअली में क्या होता है कि जब क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को मिलाते हैं ना, तो मिलाने के बाद ये क्लोरोफॉर्म का जो हाइड्रोजन है ये इस एसीटोन के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना देता है। तो इसका मतलब है कि जब हमने सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाया तो फाइनली यहाँ पे दोनों के बीच में एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आ चुका है इन द फॉर्म ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। तो स्ट्रॉन्ग इंटरेक्शन आने की वजह से ना जो फाइनल हमारा यहाँ पे सोल्यूशन बनेगा किस तरह का डेविएशन शो करेगा, नेगेटिव। क्योंकि नेगेटिव डेविएशन में ही क्या होता है, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन सॉल्यूट सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट सॉल्वेंट के कंपैरेटिवली ज़्यादा होता है। तो बिकॉज ऑफ द हाइड्रोजन बॉन्डिंग हम क्लियरली देख सकते हैं कि यहाँ पे जो हमारा सोल्यूशन बना है उसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच का इंटरेक्शन काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है। इसी तरह से बच्चों आप हमेशा ध्यान रखिएगा कि अगर आपके पास कोई ऐसा कंपाउंड है CHCl3 या CHBr3, ठीक है, और अगर एक और कंपोनेंट आपको दिया है, एक कंपोनेंट तो आपको दे दिया है CHCl3 या CHBr3, बट अगर दूसरा कंपोनेंट मान के चलो आपको ऐसा दिया है जिसके पास ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो, तो समझ लेना कि वो नेगेटिव डेविएशन दिखाएगा। क्योंकि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इन दोनों कंपाउंड के हाइड्रोजन के साथ क्या करेंगे, हाइड्रोजन बॉन्ड बना सकते हैं। तो उस हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ऐसा जो हमारा कंपोनेंट होगा, ऐसा जो सोल्यूशन होगा जिसमें जो हमारा कंपोनेंट है, ठीक है, अगर ये कंपोनेंट के पास एसिडिक हाइड्रोजन है और सामने वाले कंपाउंड के पास या तो ऑक्सीजन या तो नाइट्रोजन है, तो ये ऐसे हमारे जो सोल्यूशन होते हैं वो नेगेटिव डेविएशन को ही दिखाते हैं। तो बच्चों आज का लेक्चर काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट था एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के लिए। आप लोगों को आइडियल, नॉन आइडियल एज वेल एज पॉजिटिव एंड नेगेटिव डेविएशन सारा कुछ मैंने बहुत ही डिटेल में समझाया है। इस टॉपिक पे आप लोगों के कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार क्वेश्चंस आ चुके हैं। एंड प्लस यहाँ पे ये भी आप लोगों को ध्यान में रखना है कि अगर कभी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में आप लोगों को ग्राफिकल क्वेश्चन आ जाए तो आप इस ग्राफ को किस तरह से इंटरप्रेट कर सकते हैं, ये इसकी भी बात मैंने आज के लेक्चर में बहुत ही ज़्यादा डिटेल में की है दोनों केसेस के अंदर। तो आई होप बच्चों आप लोगों को वीडियो पसंद आएगा, ठीक है। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इस लेक्चर को लाइक कीजिए। एंड अभी तक जिन बच्चों ने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब कर सकते हैं, ताकि आगे और भी ज़्यादा आप लोगों को यूज़फुल वीडियो इस चैनल के अंदर मिल सके। थैंक यू एवरीवन।